हेलो गाइज, आज फिर आपके लिए एक नया वीडियो जो कि राजनीति का है। ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा दोस्तों, बहुत प्यारा वीडियो है। एक बार देखो और एग्ज़ाम में बैठो और गैस करो कि कितना हमने आपको जो बताया है वो हमारे एग्ज़ाम में यहाँ से फंसा हुआ है। जुड़े रहिए टारगेट विद चेसर आपके लिए। मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान के जो भाग 1 है उसमें हम पढ़ेंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान के भाग 1 में हमको क्या पढ़ना है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो संघ और राज्य क्षेत्र में आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। संघ और राज्य क्षेत्र में क्या है? अनुच्छेद 1 है। पहले तो अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक जो है भारत के संविधान का भाग 1 है। संविधान के अनुच्छेद 1 में दिया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, मतलब एक संघ होगा और उसका राज्य क्षेत्र होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्य का संघ होगा। उन्होंने कहा भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों के अकॉर्डिंग आप किसी भी राज्य की स्थापना कर सकते हैं, किसी भी राज्य का निर्माण कर सकते हैं या 2 राज्यों का विलय करके एक राज्य बना सकते हैं। अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण यहाँ भी कर सकते हैं, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में, नामों में, सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। अनुच्छेद 4 यहाँ पे आपसे कह रहा है नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का निर्धारण साधारण बहुमत से किया जाता है। तो ये आपने 4 अनुच्छेद देखे हैं। आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। भाग 1 यहाँ से आपका शुरू हो रहा है। संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 के बीच में जो हमारा भाग 1 चलता है। इसके बाद हम भाग 2 पे पहुँचेंगे। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक आपकी ली गई है। तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। आखिर संविधान लागू होने के समय किसे नागरिकता दी जाए, ऐसा अनुच्छेद 5 में कहा गया है। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत को, यानी पाकिस्तान टू इंडिया, पाकिस्तान से भारत को आने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता के प्रावधान क्या होंगे, ऐसा अनुच्छेद 6 कहता है। अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान टू प्रेजेंट, इंडिया टू पाकिस्तान, मतलब भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता के प्रावधान क्या होंगे, ऐसा अनुच्छेद 7 कहता है। अनुच्छेद 8 कहता है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव यानी भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए नागरिकता के प्रावधान क्या होंगे, ऐसा अनुच्छेद 8 कहता है। इसके बाद अनुच्छेद 9 है। अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित। कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में जाता है, वहाँ की नागरिकता अपनी मर्जी से अगर ग्रहण कर लेता है तो उसके लिए नागरिकता के प्रावधान क्या होंगे। अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 कहता है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपने देखा था भाग 1, यहाँ पे ये आपका भाग 2 है। कौन सा भाग है? भाग 2 है। इसके बाद आपको आगे नेक्स्ट मूल अधिकार पढ़ेंगे आप। मूल अधिकार क्या है? भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। यह अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन है। अनुच्छेद 12 में कहा गया राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का शून्य होना। अनुच्छेद 14, अब यहाँ पे देखो 14, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 14 से 18 जो है वो समता समानता का अधिकार है। 14 से 18 कौन सा है? समता समानता का अधिकार। दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ था ये क्वेश्चन एग्जाम में भी बहुत बार आया है। विधि के समक्ष समानता, यानी कानून की नज़र में प्रत्येक व्यक्ति समान होगा, ऐसा हमारे अनुच्छेद 14 में कहा गया है। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कोई व्यक्ति किसी भी जाति का भी, किसी भी वंश से हो और किसी भी स्थान पर रहता हो तो उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा बशर्ते। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता। जो भी फार्म निकलेंगे, जो भी लोक नियोजन के कार्य होंगे, उसमें सभी व्यक्तियों को, सभी जातियों के व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त होंगे। इसके बाद आप देखेंगे अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत।
कोई राज्य किसी को उपाधि नहीं देता, कोई अच्छे कार्य करके अगर चाहे तो भारत रत्न जैसी उपाधियाँ ले सकता है। तो ये अभी तक आपने चारों अनुच्छेद पढ़ लिए हैं, समता का अधिकार हो गया। अब हम लोग पहुँचते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग बहुत जल्दी से देखते चलेंगे। स्वतंत्रता के अधिकार में है अनुच्छेद 19, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी बोलने की स्वतंत्रता है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के अधिकार में कहीं भी आप सम्मेलन कर सकते हैं, धार्मिक सम्मेलन कर सकते हैं और अपना कोई भी अनशन मांग रख सकते हैं, लेकिन आप शस्त्र लेकर ऐसा नहीं कर सकते। प्रेस की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 में समाहित है। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोषसिद्धि, या तो अपराधी को अपराधी घोषित किया जाए या तो 24 घंटे के अंदर छोड़ दिया जाए, ऐसा अनुच्छेद 20 कहता है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसी में आपका अनुच्छेद 21 में है निजता का अधिकार। ठीक है, निजता का अधिकार 21 के काव्य हैं। फिर 21 का क्या कहता है? 21 का कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है और इसको 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, शिक्षा के अधिकार को अब 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा स्थापित किया गया था। अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण। ये आपका हो गया। अब आइए हम शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या है? अनुच्छेद 23 है, अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 23 कहता है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, मतलब मानव को कहीं बेचा नहीं जाएगा और उनसे आप बंधुआ मजदूरी, दास्ता प्रकार की मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसमें 23 में। 24 कहता है कारखानों आदि में बालकों में नियोजन का प्रतिबंध। 14 वर्ष से कम बालकों को कहीं भी आप होटलों पर काम करते हुए देखते हैं, किसी भी जगह ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है, तो ऐसे उन पर जिनके यहाँ वो काम कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो जाती है, होटल सील हो जाता है। खतरनाक गैस की जगह भी नहीं लगा सकते क्योंकि उनका स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। कुल मिला के 14 वर्ष के बच्चों से आप कार्य नहीं करा सकते, किसी भी प्रकार की मतलब कह सकते हैं कि होटलों में काम नहीं करा सकते हैं, कोयले की खदानों पर नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अब है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 अंत, तो इसमें क्या अनुच्छेद 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 कहता है अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप में मान्य सीधा करना। अनुच्छेद 25 अपनी भाषा में बात करते हैं कि किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं और किसी भी धर्म का आप प्रचार कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। ओके, अनुच्छेद 27 ये आपका। अनुच्छेद 27 कहता है किसी विशेष धर्म की वृद्धि के लिए करो, मतलब किसी भी धर्म को बढ़ाने के लिए आप चंदा उगा सकते हैं, लेकिन उसको चंदा के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आपको कितना रुपये मिलेगा। अनुच्छेद 28 कहता है कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद अगला संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों के वर्गों का हित को संरक्षण। अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार को अब 300 के काम रख दिया गया। अनुच्छेद 44 में संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको निरसित किया गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 कहता है भाग 3 द्वारा प्रदान अधिकारों को प्रवर्तन करने के लिए उपचार। इस अनुच्छेद द्वारा मूल अधिकार को, ठीक है, यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को, बहुत मोस्ट चीज़ है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा है। अनुच्छेद 33 है भाग 3 द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को बलों आदि को लागू होने में उपरांत करने की संसद की शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब भाग 3 द्वारा प्रदान अधिकारों का निर्बंधन किया जाएगा। 35 से भाग द्वारा उपबंधों की प्रभावी करने के लिए अस्पृश्यता बलात्श्रम के संसद ने अनुच्छेद के तहत दंड को क्या कर दिया है, प्रावधान है। कोई ऐसा काम करता है तो दंड मिलेगा। भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको हमने आयरलैंड से ग्रहण किया। भाग 4 को यह है 36 से 51। 36 क्या कहता है, इसमें कहा गया है राज्य की परिभाषा, वही पीछे वाला है 12 में थे, यही इधर है 37 क्या है, इस भाग में जो तथ्य हैं जिनका जो उद्देश्य हो उनको लागू करने के लिए पूरे किया जाएगा। अनुच्छेद अब यहाँ पे आ जाइए 37 के बाद 38 कहता है राज्य लोक कल्याणकारी या वृद्धि के लिए, मतलब राज्य में कल्याण हो, राज्य के लोगों के लिए अच्छी व्यवस्थाओं के लिए, अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 कहता है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व जो राज्य के नियम होंगे उनका अनुसरण किया जाएगा। अनुच्छेद 39 का कहता है न्याय और
न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। क्या कहता है 39 का 39 का कहता है न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगी। इसको कब जोड़ा गया? 42 में संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्थापित किया गया। अनुच्छेद 40 कहता है, बहुत मोस्ट है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन। क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का संगठन। 41 कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 काम की न्यायसंगत और मनोचित दिशाओं को तथा प्रसूति सहायता बंद। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। 43 को का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। 43 को खा संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम 2011 को अंतः स्थापित करना। 44 में कहता है नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता। 45 आरंभिक शिशुत्व देखरेख करेंगे बच्चों की। 6 वर्ष से आयु के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। ऐसा हमारे समय कब जोड़ा गया? 46 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसको प्रतिस्थापित यानी स्थापित किया गया था। 46 में कहता है अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्लभ वर्गों की शिक्षा संबंधी कार्यों का क्या होगा? अभिवृद्धि होगी, लोगों को अच्छा बनाया जाएगा, व्यवस्थाएं की जाएंगी। 47 कहता है पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को सुधारने के लिए स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। 48 कृषि, यही बहुत मोस्ट है, इस पर स्टार बना लीजिए। 48 कहता है कृषि और पशुपालन का संगठन। ठीक है, अब 48 क्या कह रहा है? 48 का क्या कह रहा है? पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। सीधी बात है, वन की और वन्य जीवों की दोनों की हम रक्षा करेंगे तभी हम लोग सुरक्षित रहेंगे, ऐसा हमारा अनुच्छेद 48 का क्या कहता है। और इसको 42 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 49 क्या कहता है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण। ठीक है, जैसे आपके किले वगैरह हैं, राष्ट्रीय स्मारक जो भी हैं, उन सबको हमको क्या करना? संरक्षित रखना है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। और अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। दोस्तों, अभी तक आपने पढ़ा है हमसे, मैंने इसके पहले एक वीडियो डाला था, उसमें राष्ट्रपति के बारे में डाला था, और उसके पहले का जो है यहाँ पे हमने आपको दे दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको फिर क्रमबद्ध तरीके से नोट कर सकते हैं। और इनको अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से फंसेंगे। तो यहाँ पे आपको जुड़े रहना है, कंटिन्यू आपका साथ दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। हारना नहीं है, थकना नहीं है, बल्कि आपको बिना थके हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहना है। जय हिंद, जय भारत।